गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी इन वन शॉट। ठीक है, तो हर चैप्टर की तरह इसका रिवीजन भी आज हम अच्छे से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे जो वन शॉट की सीरीज़ है वो अच्छी लगी होगी और आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने और सबको दिया है। बाकी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये एक इंटेंशन जो होती है आपकी हेल्प करने की उसको और ग्रो करता है। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी का वन शॉट। तो उसमें सबसे पहले देखो वर्क पावर एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, वर्क। फिर क्या देखने वाले हैं, पावर, और साथ में क्या देखने वाले हैं, एनर्जी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी, दूसरे नंबर पे है वर्क। पावर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक अनअकैडमी का एक लिंक मिल जाएगा, जो छोटी सी 2-4 वीडियो हैं जिसमें पूरा पावर आपका कवर किया गया है। तो आप उस 10-10 मिनट की 2-3 वीडियो को देख लेंगे तो आपका फुल पावर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे पावर को इसी में कवर करने की। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है ना, चलो। तो बिना वर्क के एनर्जी समझ में आएगी नहीं, तो इसीलिए वर्क को पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो वर्क बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वर्क बेसिकली आपका फंडा जो है, देखो नॉर्मल वर्क और फिजिक्स का वर्क, तो उन दोनों में थोड़ा अंतर है। नॉर्मल वर्क, जैसे हम अब नॉर्मल वर्क की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, या कुछ और काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अनदर डिफरेंट पॉइंट। एंड फिजिक्स के जो वर्क है उसमें अलग पॉइंट है। यहाँ पर जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाओगे उसका डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, तभी वर्क काउंट होगा। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं DW इंटीग्रल F.ds। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, हम रिवीजन कर रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप ये उम्मीद ना करें कि हर चीज़ में बताऊंगा, डेरिवेशन करूंगा, नॉट एट ऑल। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं हम सिर्फ, है ना। अब इतने बड़े टॉपिक को सिर्फ एक घंटे के इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं। तो DW होता है इंटीग्रल F.ds, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो F है इसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। दिस इज अप्लाइड फोर्स। एंड व्हाट इज दिस ds? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो भी पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट ही ds है। ठीक है, DW क्या है, ऑब्वियस ही बात है, वर्क है। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चीज़ वेक्टर हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वर्क हमने उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है। तो ये वही वाली बात है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट स्केलर होता है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना। अब उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कोई ब्लॉक है, हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया एंगल थीटा पर मान लो, और ये ब्लॉक हमारा यहाँ पर हमने एस डिस्प्लेसमेंट इसको शिफ्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पे कितना वर्क होगा। तो ध्यान रखना, जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर का ही फोर्स आपको लेना है। ठीक है, तो अगर फोर्स इधर है तो फोर्स का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो वर्क होगा आपको कौन सा वाला फोर्स का कंपोनेंट लेना है, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा F.s। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, Fs कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो आपका ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है, ध्यान रखना, जब फोर्स आपका कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स है तो उसके लिए हम आगे अलग पढ़ें। अब क्योंकि वर्क में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसकी यूनिट वगैरह मैं बता देता हूँ, वो ज़रूरी होती हैं थोड़ा, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। तो यूनिट जूल होती है और ये SI यूनिट है वर्क की, या फिर अर्ज भी हो सकती है, इसे हम CGS यूनिट कहते हैं। ठीक है, और 1 जूल हमारा 10⁻7 अर्ज के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी है। फिर उसके बाद हम आगे देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूले वगैरह वैसे तो आप निकाल लेना, पर वर्क का बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी का सेम होता है ना, क्योंकि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे इसको कर लिया, तो ये हो जाएगा mL2T-2। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
चलो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वर्क के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो 2 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया है और इसको हम 5 मीटर आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि वर्क डन हमारा यहाँ पर कितना होगा। क्या आप निकाल सकते हो वर्क डन? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फोर्सेस बहुत सारे हो। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी ब्लॉक के ऊपर कई सारे फोर्सेस हैं। जैसे नीचे की तरफ mg है, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल है, ठीक है, और इधर आपका ये अप्लाइड फोर्स भी है। तो यहाँ पर आपसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वर्क डन किस फोर्स की वजह से निकालना है। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर हमेशा आपको ये मेंशन करके देगा कि किस फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है। तो अब यहाँ पर जो वर्क डन निकालना है आपको अप्लाइड फोर्स की वजह से निकालना है, mg की वजह से और नॉर्मल, तीनों की वजह से बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एक बार पॉज करके कोशिश कर लेंगे। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो निराश नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स देख लेते हैं। तो क्योंकि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स होता तो वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इनटू कॉस थीटा, ठीक है, ये नहीं भूलना है, कॉस थीटा मत भूल जाना। अच्छा, अब देखो ये वाला जो अप्लाइड फोर्स है वो राइट में और डिस्प्लेसमेंट भी राइट में। इसका मतलब थीटा कितना है, 0 है दोनों के बीच में, ठीक है ना। फोर्स है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 25 जूल। अब वर्क डन बाई mg, तो ये हो जाएगा हमारा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? अगर आप देखें तो mg नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री बन गया। तो cos 90 पहले से ही 0 है, तो हमारा ये आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें वर्क डन बाई नॉर्मल, तो इसमें भी वही कहानी है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉर्मल ऊपर है, तो एंगल 90 डिग्री और cos 90 0 आ गया। तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स आया है, बाकी सबके द्वारा 0 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको मेंशन करके देगा हमेशा कि किसकी वजह से आपको वर्क डन निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने 5 kg का एक ब्लॉक लिया है और उसके ऊपर मैंने 30 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है, जो आपका हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको बताना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा एंड अप्लाइड फोर्स के द्वारा यहाँ पर कितना वर्क होगा, ठीक है। कब? जब आपका टाइम 3 सेकेंड है। ये आपका t=0 पर u=0 है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ क्या है कि अब फ्रिक्शन मैंने बताया तो फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट भी बताना पड़ेगा। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको करना तो खुद ही है। पहले ये वीडियो को पॉज कर लो, चीटिंग मत करो अपने साथ। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी हिंट ले लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप इस फोर्स के कंपोनेंट कर लो, है ना, जो हमें दिया गया है। इसके कंपोनेंट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए। अब जब आपने कंपोनेंट कर लिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट भी आपको निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ टाइम दिया गया है और इनिशियल स्पीड दी गई है। तो s=ut + ½ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और उसमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से निकालोगे? वो निकालोगे आप अप्लाइड फोर्स माइनस, देखो एक्सेलरेशन का जो गुरु मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्सेस अपॉन टोटल मास, या फिर सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अगर आपने लेक्चर्स को कभी पढ़ा है मेरे, जो ऐप हमारे ऐप के ऊपर हैं या वेबसाइट के ऊपर हैं, तो उनमें जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने वहाँ पर जो एक्सेलरेशन के जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं या जहाँ पर भी एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चंस कराए थे, और वो क्या था, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को तो पॉज कर लिया होगा और कोशिश कर ली होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा 30 न्यूटन का फोर्स है और इधर हमारा 37 डिग्री का एंगल था। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, 30 cos 37।
तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू, अच्छा cos 37 तो निकाल लोगे ना। देखो तरीका बता देता हूँ, हालांकि मैंने अपने सारे लेक्चर्स के अंदर बताया है जो भी एप्लीकेशन के ऊपर हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी कोई भी कोर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा। 1037 3/4 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। अच्छा 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cos 37 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ये 24 न्यूटन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी किधर की तरफ है, अच्छा वो आगे की तरफ है। ठीक है, अच्छा पहले ये तो पता कर लें ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। अगर ये नहीं चला तो फिर तो आपका वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अच्छा ये नहीं चलेगा, कब नहीं चलेगा, तब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर ज़्यादा होगा अप्लाइड फोर्स से। ठीक है, चलो वो चेक करते हैं, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मान लो ये हमारा ब्लॉक है, इस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है 24 न्यूटन। कहाँ से आया, ये निकाला हमने, ये रहा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना है वो तो अभी निकाला ही नहीं है, अच्छा वो तो निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो एफ मैक्सिमम है वो क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। अच्छा म्यू कितना है 0.5, नॉर्मल कितना होगा mg के बराबर, मतलब 50 के बराबर। तो आंसर कितना, हमारा आंसर आ गया 25 न्यूटन। जिसका भी ये आंसर आया है वो बिल्कुल गलत है। कारण देखो ये क्वेश्चन में यही तो खास बात थी, देखो क्यों गलत है। जिसको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर फ्रिक्शन हमारा 25 न्यूटन नहीं आएगा, ये उन्हीं के लिए क्वेश्चन था, अदरवाइज सबका नेगेटिव होता है। ठीक है, देखो क्यों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। नीचे क्या है mg, ऊपर क्या है नॉर्मल, इधर क्या है फ्रिक्शन, इधर क्या है अप्लाइड फोर्स। लेकिन लोचा क्या था कि 30 न्यूटन का एक कंपोनेंट तो हमने कर लिया, लेकिन इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी तो है, तो वो कितना है, वो है 30 sin 37 डिग्री। अच्छा इसका मतलब कितना है, अगर cos 37 4/5 है तो sin 37 कितना होगा, देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 18 न्यूटन। यानी कि नॉर्मल तो है ये ऊपर, साथ में 18 न्यूटन का एक और फोर्स है, तो इसका मतलब ऊपर 18 न्यूटन का एक और फोर्स है। तो नॉर्मल प्लस 18 किसके बराबर है, mg के। तो नॉर्मल कितना हो गया, नॉर्मल हो गया mg कितना है 50 माइनस 18, मतलब 32 न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अगर समझ में आ गई तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे समझाना था। ठीक है, अच्छा नॉर्मल 32 न्यूटन आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, फिर म्यू की वैल्यू 0.5, नॉर्मल की वैल्यू 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 2 10, और ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 16। ठीक है, तो 16.0 न्यूटन, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स 16 है। तो हमें अगर ये पता चल गया कि ये 16 है, यानी कि अगले पेज पर हम बनाकर देखें, अगर हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो इस पर आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 24 न्यूटन, पीछे की तरफ जो लग रहा है वो 16 न्यूटन। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, जो 5 किलोग्राम है इस ब्लॉक का। तो आंसर कितना, 24 माइनस 16 कितने होते हैं 8। एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, वर्क डन कैसे निकालोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है ना, तो u कितना है 0, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन 8/5 इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 36/5 मीटर। हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, तो वर्क डन निकाल लो। वर्क डन क्या होता है Fs cos थीटा। अप्लाइड फोर्स कितना था 24 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 36/5 मीटर। अच्छा हमारा जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, अप्लाइड फोर्स भी आगे की तरफ है, मतलब थीटा 0, तो cos 0 डिग्री। तो आंसर बता दो, आंसर हमारा कितना आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 36/5, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा, तो इसको लगभग 5 मान लें अगर, तो आंसर हमारा लगभग कितना आ जाएगा 5 6 30, और ये हो जाएगा हमारा 180 न्यूटन के आस, ठीक है नॉट न्यूटन, 180 जूल के आसपास हमारा यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्सेस। अब लेकिन ये तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स है, लेकिन वर्क डन बाई फ्रिक्शन कौन निकालेगा, हम ही निकालेंगे, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो साहब,
फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये है 16 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है 36/5। एंगल कितना होगा cos 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इधर है, फ्रिक्शन इधर है। तो आंसर कितना आएगा, इसको लगभग 3 मान लो, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 108 जूल मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लगभग इतना आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पे अप्रॉक्स मान लेते हैं इतना आएगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना। तो ये था हमारा, ये मैंने इसलिए समझाया इतना बड़ा क्वेश्चन, जिसमें ये एक क्वेश्चन नहीं था, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। इसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को रिवाइज कर लिया, इसमें हमने फ्रिक्शन को रिवाइज कर लिया, इसमें हमने जो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट था वो रिवाइज कर लिया, इसमें हमने वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों निकाल लिए, तो और हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। तो एक ही चीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ रिवाइज करी है। इसमें हमने 37 डिग्री का एंगल का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने एक ही में सीखी हैं, इसलिए इतना लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके क्वेश्चन, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अब हम करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन सीखते हैं हम वर्क डन में। ठीक है, तो अभी तक हमने कांस्टेंट फोर्स के करे हैं। तो जैसे मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है +5। ये जो ब्लॉक है वो x = 0 पर है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है वर्क डन। फाइंड दी वर्क डन व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई 5 मीटर। जब आप इस ब्लॉक को 5 मीटर डिस्प्लेस करोगे तो कितना वर्क डन आपने किया या करना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जो dw होता है वो होता है इंटीग्रल f.ds। अब जो f है वो 2x + 5 है, और जो ds है वो बेसिकली dx है हमारा। और लिमिट क्या है, देखो जो लिमिट है वो है हमारी 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 5 मीटर तक। वेरी कौन कर रहा है, देखो dx, मतलब पहले x = 0 पर था, अब x = 5 पर जाना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जो वर्क डन है उसका हमने एक नया फॉर्मूला सीखा है बस। ठीक है, और कुछ नहीं किया है ना। इंटीग्रेशन करना है तो इसको ध्यान रखेंगे, इंटीग्रल f.ds, x1 से x2 आपकी लिमिट है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अब कैसे कर, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2x⁻² हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है और जो पावर आती है वो नीचे भी आ जाती है, और ये 5x हो जाएगा। 0 से 5 तक लिमिट लगा दी, 2 से 2 गया तो कितना आएगा, ये 5 5 जा 25 + 25 है ना, क्योंकि x की जगह पर आप 5 रख दोगे हर जगह पर, तो ये आ गया हमारा 50 जूल। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। चलो अब वर्क डन इन 3D के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, भाई हमारा रिवीजन कर रहे हैं हम, तो हमें सब चीज़ें सीखनी है, कुछ भी छोड़ना थोड़ी ना है। तो मान लो फोर्स हमारा इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो वो इस तरीके से दिया गया है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे पेपर के अंदर, सीधे सीधे इंडिविजुअल f(x)dx है ना, इंडिविजुअल को उठाओ, x1 से x2 की लिमिट, फिर ऐसे ही f/dy वाला उठा लो, y1 से y2 की लिमिट, फिर ऐसे ही f(z)dz वाला उठा लो, z1 से z2 तक की लिमिट। बस हमें इतना ही करना है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा मान लो फोर्स है x² i + y² j + 2z k, और हमें वर्क डन निकालना है फ्रॉम 1, 2, 3 टू 4, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रल f(x)dx, ठीक है, x1 से x2 प्लस इंटीग्रल f(y)dy y1 से y2। हमने पढ़ा है ना, 3D का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर
एफ जेड डी जेड Z1 से Z2, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, है ना, 1 से लेकर 4 तक की लिमिट, प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, 2 से लेकर 5 तक की लिमिट, प्लस एफ जेड की वैल्यू कितनी है, 2z, 3 से लेकर 6 तक की लिमिट। ठीक है, बस हमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको हम सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करें, तो जो हमारा वर्क डन होता है वो हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3, 1 से लेकर 4, प्लस y की पावर 3/3, 2 से लेकर 5, प्लस 2z, 2 तो है ही है, z की पावर 2/2, लिमिट 3 से लेकर 6। बस हमें इसको सॉल्व कर देना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3/3, है ना, हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। इधर 5 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3/3, इधर अच्छा 2 से 2 कट गया तो ये तो आया ही नहीं। z कितना है, 6 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 1/3, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 63/3 मतलब 21, 125 में से 8 गए तो कितने बचते हैं, 116, है ना, तो सॉरी 117 है ना, अपॉन 3, प्लस ये 25। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, प्लस ये कितना आ जाएगा 30, और 3 3 जा 9, और 9 प्लस 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 85 जूल। तो इस तरीके से हम वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस को भी निपटा सकते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अगले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो होते हैं वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, इसको कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों है, रीस्टोरिंग नेचर की वजह से। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। अब जैसे सबसे पहले हमने एक स्प्रिंग बना ली, ठीक है, इस तरीके से, ये हमारा M ब्लॉक है, ठीक है, और ये इस तरीके से है, और ये हम यहाँ तक इसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हमने इसको कितना शिफ्ट किया है, मान लो इसको हमने dx शिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये मान लो इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी मान लो फाइनल पोजीशन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर कितना वर्क होगा इसको यहाँ से यहाँ पर लाने में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, और ये इसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, मतलब नेचुरली जो स्प्रिंग है ना वो इतनी ही है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने स्ट्रेच किया, खींचा, तो हम इसको यहाँ तक ले आए। तो जब हम इसको यहाँ तक लाएंगे तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, वापस अपनी पोजीशन पर जाना। तो फोर्स कितना लगेगा, kx, और ये वापस जाना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया था। तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, तो वर्क डन जो होगा वो हमारा कितना होगा, आगे से ध्यान रखेंगे, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक्स फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन, एक्स इनिशियल, इनिशियल पोजीशन। बट यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, दोनों ही नेचुरल लेंथ से लेनी है। मतलब ये हमारी आपकी रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से हमें इनिशियल लेनी है और यहीं से फाइनल लेनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। ओके, तो बेसिकली अभी तक हमने जितना भी सीखा है ना, ये सब किसका हिस्सा है, वर्क का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने वर्क का रिवीजन यहाँ पे करने की कोशिश करी है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी में सबसे पहला हिस्सा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो हम सभी जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, वी क्या है,
v हमारी वेलोसिटी होती है, ठीक है, और m हमारा मास है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि देखो मास तो नेगेटिव कभी होगा नहीं, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हमेशा कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी पूरी ही स्केलर है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपने कभी सुना है कि एक बंदर का मास -60 kg है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो स्पीड है उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगी, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपकी इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन से। क्यों इंडिपेंडेंट? मतलब ये मोशन के डायरेक्शन में डिपेंड ही नहीं करती भाई, वेक्टर थोड़ी ना है, स्केलर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ½ mv² मिलेगी, ठीक है। और आपने क्वेश्चंस भी करे होंगे एनएलएम के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर। अगर आपने मेरा ये वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है तो वहाँ पर तो मैंने बहुत अच्छे से कराए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा, उस रिजल्ट को ही समझने के लिए हम इसी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये रिजल्ट हमारे सामने हमें मिल जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो प्योरेस्ट इक्वेशन है पूरी फिजिक्स की, तो उसको हमें बड़े ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये एक ऑब्जर्वर है O1, है ना, और मान लो ये कोई ब्लॉक है 2 kg का, और आपने इस ब्लॉक के ऊपर अंदर ही, इस गाड़ी के अंदर ही 2 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, और ये ब्लॉक शुरू में आपका 0 पर है, ठीक है। मतलब इसकी स्पीड शुरू में 0 है, और ये क्या है, हमारी कार मान लो, कोई ट्रक मान लो, और ये कार भी 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही है। अच्छा, ड्राइंग की हंसी मत उड़ाइएगा, ये कार मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। और एक ऑब्जर्वर आपका बाहर खड़ा हुआ है। क्वेश्चन समझो, देखो एक ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर है, ऐसे मान लो एक बस है, एक बस के अंदर एक ऑब्जर्वर है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, लात मारकर एक ब्लॉक को आगे मतलब ढकेल रहा है, ठीक है। और जो लात मार रहा है उसमें कितना फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स, और जो ब्लॉक है वो है 2 किलोग्राम का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर O1 एंड O2, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, इसके लिए और अंदर वाले के लिए, ठीक है। कब? जब आपका टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। मतलब आपको O1 और O2 दोनों ऑब्जर्वर के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी किसकी, ब्लॉक की, ठीक है। ध्यान रखना, ब्लॉक के लिए कह रहा हूं मैं, ये ब्लॉक की, ठीक है। आपको ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इस ब्लॉक में कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। क्या कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा, आंसर अलग अलग आएंगे, आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या कैसी होती है, फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम बदल दिया तो एनर्जी का आंसर बदल जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। अच्छा, वो सब बाद में समझेंगे, पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश तो करो, इसको पॉज कर दो वीडियो को। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हम अगर ऑब्जर्वर O1 के सबसे पहले हमें देखो क्या निकालना है, सबसे पहले हम O1 के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जब हम O1 के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, ½ mv², ठीक है। तो अब यहाँ पर O1 देखो, मास तो आपका वही 2 किलोग्राम है बॉक्स का, लेकिन हमें स्पीड ही नहीं पता 3 सेकंड बाद कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। अच्छा, स्पीड कैसे निकालेंगे, u+at कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इनिशियल तो 0 दी गई है, तो एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, फोर्स कितना है 2 न्यूटन, मास कितना है 2 kg, तो आंसर कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी पता चल गई, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो आंसर कितना 9 जूल। ये किसके लिए है, O1 ऑब्जर्वर के लिए। अब दिक्कत कहाँ है, क्या O2 के लिए भी इतना आंसर आ रहा है आप लोगों का कि अलग आ रहा है? तो देखो ज़्यादातर बच्चों का तो सेम आ रहा होगा, कुछ का अलग आ रहा होगा, जिनका अलग आ रहा है वो सही है। देखो इस O2 को, ये जो ब्लॉक है इसकी रफ्तार तो 3 है, ठीक है, लेकिन एक कार भी तो चल रही है इस O2 से, ये कार भी तो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दूर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको तो ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखेगा। तो O2 के लिए काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ mv²,
हाफ, मास है 2 और स्पीड इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगी, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो आंसर इसके लिए 25 जूल आएगा, ना कि 9 जूल। ठीक है, तो 25 जूल और 9 जूल दो आंसर आएंगे, O1 के लिए और O2 के लिए। तो इससे क्या पता चला कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रेम डिपेंडेंट चीज होती है। फ्रेम बदल गया तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। मतलब क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी फ्रेम डिपेंडेंट होती है ना, वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें समझनी होगी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी में एंटर करने से पहले सबसे पहली चीज कि ये केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि ये जो एनर्जी होती है वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पसेस होती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग वगैरह के केस में, या फिर चेंज इन पोजीशन की वजह से भी पसेस होती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है वो -डेल्टा U के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा U क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा -U फाइनल -U इनिशियल। ठीक है, तो ये जो है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है WC। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम सम रेफरेंस लेवल टू अ फाइनल लेवल। रेफरेंस मतलब जो इनिशियल था, फाइनल मतलब जहां पर आप लेकर गए। अब हमारे दिमाग में जो दिक्कत होती है वो इस बात की होती है कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्यों नहीं डिफाइन होती है। तो देखो इसलिए नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक रिकवरेबल फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क होता है, अगर आपने वर्क किया है तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी को आप वर्क की फॉर्म में भी दोबारा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर गए, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कोई ब्लॉक है उसको आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर गए, ऊपर लेकर गए, तो अब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी, फिर आप उसको वर्क की तरह यूज़ करोगे, वो नीचे अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप उस स्टोर पोटेंशियल एनर्जी से वर्क कर पाए। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मान लो फ्रिक्शन है, मान लो फ्रिक्शन वाली सरफेस पर आप एक ब्लॉक को इधर से उधर घुमा रहे हो, या फिर ऐसे मान लो आपने दिल्ली से स्टार्ट किया और दिल्ली से आप मान लो पुणे गए, कार से गए, तो आप दिल्ली से पुणे जब गए तो आपने बीच में क्या किया, आपने फ्यूल किया गाड़ी को, है ना, तो लेकिन सड़क पर फ्रिक्शन था, तो क्या उससे हुआ कि जब सड़क पर फ्रिक्शन था तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट आप समझो। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन है तो मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जब आप कार को चला रहे हो तो क्या वो जो एनर्जी है जो कार को चलाने के अलावा बची है, क्या वो एनर्जी स्टोर हो रही है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सड़क का फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, उसके अलावा आपका जो भी बची हुई होती है वो साउंड में, कुछ हीट में सब ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ स्टोर होती नहीं है। ठीक है, तब तो हमें ऐसा होता है क्या कि हमने एक बार फ्यूल डलवाया फिर गाड़ी अपने आप चलती रहे? ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी पोटेंशियल एनर्जी कॉज करते तो उस केस में क्या होता कि एक बार फ्यूल डलवाते, फिर क्या है, फ्रिक्शन हो जाए, एयर फ्रिक्शन हो जाए, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता, फिर चलती रहती है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी पजेस नहीं करते। सीधे हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो आपके स्टोर नहीं होने देंगे, वो अलग अलग टाइप की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी एनर्जी। तो जब एनर्जी बचेगी नहीं तो स्टोर क्या होगी, और जब स्टोर नहीं होगी तो वर्क कैसे करोगे? ठीक है, चलो अब उसके बाद अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं हम, जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और हमारा एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? K(Q1Q2)/R। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं चलो पहले। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो ये रेफरेंस पॉइंट हमेशा जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, वो है चेंज। मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं, आप डेल्टा यू की बात कर रहे होंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो एक ब्लॉक को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ रहे हैं, एक ब्लॉक को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उठा कर ले गए आप, ठीक है, और जो हाइट आपने कवर करी मान लो एच कवर कर ली, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये ग्राउंड पर रखा हुआ था मान लो, और ए पॉइंट को आपने रेफरेंस मान लिया, ठीक है। तो आपसे पूछा कि वर्क डन ए बी क्या होगा, ए बी मतलब ए से बी तक ले जाने में, तो क्या होगा एम जी, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं, इनटू डिस्प्लेसमेंट एच, और एंगल कितना होगा कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई एम जी है नीचे और आप ब्लॉक को ऊपर लेकर जा रहे हो, तो 180 डिग्री एंगल हो गया। तो ए से बी जब आप लेकर गए तो माइनस एम जी एच आपने वर्क करा, लेकिन जब आप बी से ए पर लेकर आओगे तो आप प्लस एम जी एच करोगे। क्यों, क्योंकि एम जी भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा जब बी से ए पर लेकर आओगे तो, ठीक है। तो ये डब्ल्यू ए बी है, ये डब्ल्यू बी ए है। अब इसका इंपोर्टेंस क्या हुआ, देखो हम जानते हैं कि जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। ये आपका फॉर्मूला हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए। अब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो ए से बी के लिए अगर हम देखें तो ए से बी के लिए हमारा वर्क माइनस एम जी एच आया है, ठीक है, और हमारा जो फाइनल पॉइंट था वो बी था, ठीक है ना। तो माइनस का माइनस लिखा, फाइनल पॉइंट कौन सा है बी है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी बी पर यू भी मान ली। अच्छा माइनस करो क्योंकि चेंज निकाल रहे हो। अच्छा इनिशियल क्या है, इनिशियल ए है, यू ए है, ठीक है। और जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली, यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमें और एक और माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस पर है बेसिकली, तो यहाँ पर आपका जो, ठीक है, तो चलो आप इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझ लो, यू बी माइनस यू ए ये होता, ठीक है ना भाई। देखो माइनस का तो माइनस आ गया, और डेल्टा यू का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस से माइनस जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यू बी माइनस यू ए। तो हमारा यहाँ से यू अगर आप देखें तो यू बी क्या आ जाएगा, यू ए प्लस एम जी एच, ठीक है। अब देखो मान लो आपसे पूछा जाता पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या है, तो हम क्या करते सीधे सीधे एम जी एच लगा देते। लेकिन एम जी एच कब होती, एम जी एच तब होती जब हमारा ये यू ए जीरो होता, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ दी गई है तो। अब हम आगे एक बार देख लेते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत छोटी छोटी और बेसिक बातें हैं। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऑब्वियस ही बात है, नाम से पता चल रहा है स्प्रिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम जब स्प्रिंग को ऐसे आपका यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पर जब लेकर जा रहे थे, ठीक है, ये कोई मास m था, इसको हम जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जा रहे थे, तो हमारा जो वर्क डन ए बी था वो कितना था, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर था। तो यहाँ पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हमारी, ऑब्वियस ही बात है, डेल्टा यू होगा। इसके सामने हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा यू माइनस का, ठीक है। तो हमारा जो यू बी होगा वो क्या होगा, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर प्लस यू ए। ये तो हम समझ गए ना, क्योंकि रेफरेंस पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर बी पर हमें निकालनी है तो जितनी ए पर थी और यहाँ से यहाँ तक जितना वर्क किया वो दोनों मिलकर ये यू बी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है जो बहुत बेसिक सी है। तो अभी तक जो हमने सीखा है ना, अगर हम उसको समरी में डालें एनर्जी में, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे पहले सीखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने सीखा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर और एक और चीज़ हमने जो सीखी वो सीखी कि ये केवल डिफाइन होती है, डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना, ठीक है। और हमने मेन चीज़ सीखी कि जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, बस। इसी के ब्याह पर हमने अभी तक सारी चीज़ें करी हैं, या कोई भी क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हम उसी ब्याह पर इसको कर देंगे, ठीक है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी सीखी, हाफ एम बी स्क्वायर, बस हमने अब इतना ही सीखा है मोटे मोटे तौर पे। लेकिन इसका प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ पेपर में कम नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, कम ही मिलेगा। तो आगे की जो चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस में ज़्यादा आएंगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में जो पोटेंशियल एनर्जी से चीज़ काम आती है वो आती है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है बट पेपर में ध्यान नहीं आती है, ठीक है। जो फोर्स होता है वो माइनस डी यू ओवर डी एक्स होता है। ये अभी इतना सिंपल लग रहा है लेकिन पेपर में आपको ध्यान भी नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि फोर्स होता है माइनस डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। चलो
ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन ये तब है जब आपका एक ही मतलब जो u है हमारा वो सिर्फ एक ही डायमेंशन का है। अगर मान लो 3D में दिया गया है u, ठीक है, x y z तीनों एक्सेस में दिया गया है, तो फिर फोर्स जो हो जाता है वो हो जाता है आपका माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स आई कैप। मतलब ऐसा है जैसे हमने वर्क डन निकाला था, ठीक है, बेसिकली सॉरी माइनस डेल यू ओवर डेल वाई जे कैप, है ना, मतलब तीनों डायमेंशन के हम लिख देंगे एक्स वाई जेड तीनों का, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ डी क्यों नहीं लिखा, डेल क्यों लिखा है, क्योंकि हम पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट, इसमें केवल वाई, इसमें केवल जेड। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई वो दी गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमसे कहा फाइंड एफ, फोर्स बता दो साहब कितना होगा। तो क्या बता सकते हैं, जो फोर्स होता है वो होता है हमारा माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स आई कैप, ठीक है, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमें यहाँ पर बस इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, x को, ठीक है, तो x वाला कंपोनेंट एक्स स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब u की सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। लेकिन आई कैप वाला अगर आप देखो तो x के रेस्पेक्ट में केवल x ही डिफरेंशिएट हो सकता है, y और z तो कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने पर 2 बाहर आ जाएगी, x का x 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा डिफरेंशिएट करते वक्त, है ना, और माइनस तो है ही है, और आई कैप है ही है आपका। फिर जब करोगे y के रेस्पेक्ट में u को, तो y को तो हो जाएगा डिफरेंशिएट, लेकिन x और z कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये y 2 बाहर आ जाएगा, अंदर y बचेगा, और ये j कैप माइनस z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z k कैप, तो ये हमारा फोर्स हो गया माइनस 2x आई कैप माइनस 2y j कैप माइनस 2z k कैप, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स का आंसर है। यहाँ से आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ा दूँ, कुछ भी ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम में सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड पर बताऊंगा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को निकालने के स्टेप्स, दूसरे पर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे हर चीज़ प्रैक्टिकल होती जाएगी। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पर नेट फोर्सेस आपके जीरो होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है डी यू ओवर डी एक्स। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डी यू ओवर डी एक्स, मतलब एक तरीके से आपको फोर्स फाइंड करना है। ये फोर्स ही तो था, तो आपको पहले फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है, जब आपने फोर्स फाइंड कर लिया, अब फोर्स को आपको किसके बराबर रखना होता है, जीरो के बराबर। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको जीरो के बराबर रख देंगे। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि नेट फोर्स इज जीरो। अगर जीरो के बराबर रखा तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी। x मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम हमें मिलने वाला है। अगर हमें पोजीशन पता चल जाए इक्विलिब्रियम की तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें पोजीशन पता चल गई तो फिर हम क्या करेंगे, उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो भी हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी है उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। और चौथे स्टेप में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो अगर हमें ये जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है अगर ये जीरो से बड़ी मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब ये स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अब ये क्या बला है, अब देखो इतना ज़्यादा तो नहीं समझा सकते, लेकिन इतना ध्यान रखना है, अगर आपको थोड़ा सा और समझना है इक्विलिब्रियम को, थोड़ा सा अच्छे से समझना है, तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो जो एप्लीकेशन के ऊपर हैं, मोबाइल ऐप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर भी हैं, ठीक है। एक बार वो समझ लो, तो अगर आप वहाँ से देख सकते हो तो देख लो, ठीक है। और अगर आप किसी अगले साल की तैयारी कर रहे हो, किसी नेक्स्ट ईयर की, तो फिर आप उस केस में उन लेक्चर्स को देख ही सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मान लो डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर जीरो से ज़्यादा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर डी डबल डिफरेंशिएशन जीरो से कम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। अगर ये जीरो के बराबर है तो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं तो प्रैक्टिकली चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। स्टेप रटने थोड़ी ना है हमें तो सीधे क्या करना है,
इसको अप्लाई करना है, ठीक है। हमें बताना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और हमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा बता दो, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो अगर हम बात करें du ओवर dx की, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x⁻2 और ये -27, ठीक है। अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ये बेसिकली है क्या, अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एफ नेट है, फोर्स ही तो है, और इक्विलिब्रियम में फोर्स होने चाहिए 0, मतलब 3x² - 27 0। तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, 27 दूसरी साइड में गया और 3 अपॉन में गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 और उसके ऊपर रूट, मतलब +-3, ठीक है, क्योंकि रूट जब निकालते हो तो आंसर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये पता चला कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी वो आपकी 3 पर आने वाली है। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस चीज़ का, मतलब एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो 2 है वो बाहर आ जाएगी, ये x बचेगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कांस्टेंट वैल्यू है उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें पता ही है कि भाई x की वैल्यू जब 3 होती है तभी इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। तो ये कौन सा कितनी आ जाएगी, 6 × 3 कर दो, या तो प्लस के 18 आएगी या फिर माइनस के 18 आएगी। तो एक बार +18 एक बार -18। अब +18 कब, -18 कब, +18 का मतलब क्या, 0 से बड़ी, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा होगा, और -18 का मतलब अनस्टेबल रहा होगा। अब कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करें, भाई देखो ये तो ऑप्शन के ऊपर है, अगर उसमें स्टेबल है और अनस्टेबल नहीं है तो स्टेबल सेलेक्ट कराना, अगर दोनों ही हैं तो बोथ सेलेक्ट कराना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपनी मोस्ट वांटेड इक्वेशन पर, या मोस्ट वांटेड टॉपिक पर, जो इस टॉपिक का अभी तक जितना पढ़ा है उसका एक तरीके से उसका बेस है ये, है ना। मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए बेस तैयार किया था अभी तक हमने, ये मान लो आप। वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स में, और उसके अलावा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन है फिजिक्स में, ठीक है, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, यूनिवर्सल है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस होते हैं वो हमारे डेल्टा के के इक्वल होते हैं, ठीक है, ये तो हम सबको पता ही है। तो ये हमारी सबसे बेसिक इसका वर्जन हो गया, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब यहाँ पर आपको ये सबसे बेसिक वर्जन हो गया बेसिकली, लेकिन इसके ही बिहाफ पे हर क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस हैं, अब ऑल फोर्सेस के अंदर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए, है ना। कंजर्वेटिव में कौन से, जैसे ग्रेविटेशनल वगैरह, है ना, स्प्रिंग फोर्स वगैरह। नॉन कंजर्वेटिव हो गए जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स की बात, विस्कस तो नहीं कहना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स हो गए। तो इस तरीके से जितने भी फोर्सेस हैं, या फिर कोई आपने बाहर से फोर्स लगा रखा है उसके द्वारा वर्क हो गया, तो जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, उन सब के द्वारा जो भी वर्क हो रहा है उन सबको आपने ऐड किया और डेल्टा के इक्वल कर दिया। कितना सिंपल है ये, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सारे क्वेश्चंस में यही अप्लाई नहीं होता है, तो इसके अलग अलग वर्जन होते हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से आपको यूज़ करने होते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो समझ में आएगा, तो इसके वर्जन क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्जन है वो तो ये रहा, ठीक है। और जो दूसरा वर्जन है सेकंड, वो क्या है, अगर आपका सिर्फ कौन से फोर्स है, मान लो सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर आपके एक्सटर्नल फोर्स है, तो उस केस में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होगा वो आप लिख सकते हो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। तो ये वाली आपका किससे आई है, इसको जब हम ड्राइव करते जाएंगे, इसको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे और इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा ये पोस्टुलेट आएगी। ये हमारा सेकंड वर्जन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, जो क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होती है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा यूज़ तो ये होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें केवल फ्रिक्शन दिया गया है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि आखिर ये जो ई फाइनल है वो है क्या, ये बेसिकली पूरी मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपकी कंबाइंड एनर्जी है ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को मिलाकर है। और ई इनिशियल की बात करें तो ये भी मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है।
अब हम आगे आते हैं और तीसरे नंबर का जो वर्जन है वो है कि अगर मान लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क जीरो है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, कोई सूडो फोर्स भी नहीं है, सिर्फ आपके कंजर्वेटिव फोर्स है मान लो, ठीक है, पिक्चर में, तो वर्क डन क्या होगा? तो जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है उस केस मतलब ऐसे मान लो कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ई इनिशियल ई फाइनल के बराबर होता है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कम, ठीक है, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है कि मान लो अगर आपका फ्रिक्शन जीरो है, कोई भी भारी फोर्स नहीं है, ऐसे मान लो कि आपने कोई बॉल को ड्रॉप किया, तो जो ऊपर और नीचे हम क्या करते हैं, इनिशियल एनर्जी और फाइनल आपकी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में दोनों चीज़ आ जाती है, ध्यान रखना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है, मतलब सारी एनर्जी हो गई वो। तो जितनी ऊपर एनर्जी थी वो फाइनल एनर्जी के बराबर हम कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे हाफ एम बी स्क्वायर को किसके बराबर कर देते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर के स्प्रिंग के केस में, या फिर हाफ एम बी स्क्वायर को किसके बराबर कर देते हैं, जैसे आपका MGH के बराबर कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो इसीलिए ये जो तीसरा वाला, ये जो इसका वर्क एनर्जी थ्योरम का तीसरा वाला वर्जन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा यूज़ जो मिलने वो इसका मिलेगा, दूसरे नंबर पे इसका, तीसरे नंबर पे इसका मिलता है। तो ये तीनों वर्जन आपको समझने होंगे। अब ये तब ज़्यादा समझ में आते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे इस तरीके से, मान लो ये हमने एक वैस बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और इधर हमने क्या किया, एक स्प्रिंग लगा दी, ये है ना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करेंगे, तो जिसने भी पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, तो उसको ये तो पता होगा कि भाई कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपने देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसको हम वेज कहते हैं, ठीक है, और ये जो है ब्लॉक की हाइट वो h है, और यहाँ पर हम इसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग, ठीक है, मतलब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये हमें यहाँ पे पता करना है। अब कैसे पता करें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, देखो जब ये ब्लॉक रिलीज़ किया जाएगा तो ये ब्लॉक स्प्रिंग के पास आएगा, जब ये रिलीज़ किया जाएगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, शुरू में तो जीरो होगी क्योंकि रिलीज़ किया गया है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी लगी हुई है, तो स्पीड बढ़ेगी। फिर उसके बाद जब स्पीड बढ़ेगी तो कुछ स्प्रिंग के पास जब वो आएगा तो कुछ उसकी स्पीड हो जाएगी, तो अब ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर देगा रुकने तक, तो वो आपको बस निकालना है। यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखो ये देखो, वर्क डन बाई सूडो फोर्सेस कितना है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सूडो फोर्स नहीं है। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस भी जीरो है, मतलब यहाँ पर ना तो कोई भारी फोर्स है, कोई है भारी फोर्स, कोई हमने जैसे ब्लॉक पे लगाते थे हम ऐसे करके 5 kg का ब्लॉक था, वर्क निकाला था हमने, इधर लगाया था 10 न्यूटन, ऐसा कुछ है यहाँ पे नहीं है। तो मतलब कोई भी भारी फोर्स नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव मतलब कोई फ्रिक्शन आपको दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे नहीं है और ये भी नहीं है, और सूडो फोर्स तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। सूडो फोर्स तो पिक्चर में ही तब आता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है। तो अब यहाँ पर आप, अच्छा आपको अगर इस सूडो फोर्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है तो आप एक बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर्स देख लेना एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो इसका मतलब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ पर यूज़ करें कंजर्वेटिव फोर्सेस को, तो केवल कंजर्वेटिव अगर फोर्सेस होते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कौन सा वर्जन चलता है, तीसरा वाला, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल कर दो। अच्छा ई इनिशियल में शुरू में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से है MGH, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, अब देखो हाइट तो इसकी जी, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो दी गई है, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक तो होती है GPE और एक होती है EPE, ठीक है। तो दोनों ही हो सकती हैं क्योंकि यहाँ स्प्रिंग भी है, लेकिन ऊपर स्प्रिंग नहीं थी तो हमने यहाँ पे EPE नहीं लिखी है, तो ये आप कठिन मत समझिएगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो शुरू में तो वो रिलीज़ किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, केवल शुरू में क्या है MGH है ना, है ना। तो MGH आपने लिख लिया,
अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पता नहीं कितनी है, पर लेकिन वो रुक जाता है, तो रुक जाता है तो इसका मतलब वो भी जीरो हो जाती है ना, क्योंकि जब रिलीज किया गया है और मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया है स्प्रिंग में, तो वो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसको सबको ट्रांसफर कर देगा इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो रुक जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो है, शुरू में तो mgs थी, लेकिन देखो फाइनली यहाँ पे दिया गया है ना gpe जीरो। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अच्छा, अब वो कितनी होती है हम जानते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो ये आपकी यहाँ पर हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया है? इस एक्स की वैल्यू पूछी गई है, एक्स ही तो होता है कंप्रेशन, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2mgh डिवाइड बाई k। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें हमने यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास हमने मान लो m ले लिया, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी थी मान लो वो v0 है, और ये आपकी शुरू की कंडीशन है। फिर आप क्या कर रहे हो, इसको आप यहाँ पर ले आए, शिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है, और आपने कितना शिफ्ट किया, मान लो L0 शिफ्ट किया, और इसका जो फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट था वो म्यू था, ठीक है, और अब क्योंकि फ्रिक्शन है तो इसका मतलब शुरू में वेलोसिटी थी, धीरे धीरे आकर ये रुक जाएगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये सब आप कहाँ कर रहे हो, ये सब आप कर रहे हो ग्राउंड पर, और जहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि देखो क्वेश्चन सिंपल सी बात है, ये तो समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। जो हमारा ब्लॉक था वो एक L0 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है, क्यों रुक गया, क्योंकि फ्रिक्शन था, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई इस L0 की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब कैसे बताओगे L0 की वैल्यू? देखो सिंपल सी बात है, ये देखो कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। क्या यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं है। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन है? हाँ है। क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या आखिर? यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन है, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने क्या बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम की कौन सी वर्जन, दूसरी वाली, कि जो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो आपका ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है, बस हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। अगर वर्क डन बाई फ्रिक्शन आप निकाल ही लोगे, कैसे निकालते हैं, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो, डिस्प्लेसमेंट आपको L0 दिया गया है, कॉस थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। ई फाइनल मतलब क्या है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी में एक काइनेटिक एनर्जी आती है, एक पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, दोनों ही, क्यों, क्योंकि ना तो कोई स्प्रिंग है और ना ही कोई ये हाइट पर जा रहा है, मतलब आपका ई फाइनल पूरा ही जीरो है। और ई इनिशियल आपका आप देख ही सकते हो, हाफ mv0 स्क्वायर है, तो यहाँ से कर लो जल्दी से। तो उम्मीद है आपने भाई वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया है तो मुझे आंसर ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस ट्राई करे, कमेंट्स के अंदर बताएं कि भाई आप ट्राई करते भी हो कि नहीं करते, ठीक है, अच्छा लगता है देखकर। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि म्यू इंटू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है L0 और इंटू कॉस थीटा हमारा माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस 180 डिग्री होगा, है ना, ब्लॉक आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ई फाइनल कितना होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि आपका ना तो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली, ना ही पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस इनिशियल कितना है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv0 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं भाई। पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक है आपकी स्प्रिंग वाली और एक है आपकी ग्रेविटेशन वाली, तो वो तो जीरो दी गई है, और आपकी जो स्प्रिंग वाली है वो यहाँ होगी नहीं, क्यों, क्योंकि कोई स्प्रिंग ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो L0 आ जाएगा वो आ जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्क पावर एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप जो है अच्छे से सारी क्वेश्चंस को निपटा पाओगे, ठीक है ना।
मैंने पूरी कोशिश करी है इसको अच्छे से समझाने की, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से भी कि आप भी अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा भी इंटेंशन ग्रो होगा, हमारा भी इंटेंशन बढ़ेगा, चैनल की भी ग्रोथ होगी, हम सबकी मिलकर ग्रोथ होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक आप जो आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, हेलो बच्चों फिजिक्स ऐप, वहाँ पर आप जो है पूरे मॉक टेस्ट दे सकते हो, जेई के एज वेल एज नीट के, एम्स के, और वो भी फ्री। और उसके अलावा आप क्रैश कोर्स भी वहाँ पर भी देख सकते हो यूट्यूब के अलावा। और उसके अलावा उस ऐप के ऊपर आप जो है जैसे अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर वेरियस कोर्सेज भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।